तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है GSTR4। क्या है? GSTR4। अब ये GSTR4 क्या होता है, इसके बारे में हमें पूरा डिस्कस करना है। तो ध्यान से समझिए क्या लिखा हुआ है। GSTR4 जो है रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन सप्लायर है। क्या है? रिटर्न फॉर कॉम्पोजिशन सप्लायर। इसका मतलब हमने GSTR1 समझ लिया, 3 भी समझ लिया, 2A 2 भी समझ लिया। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? GSTR4 की। तो GSTR4 जो है वो किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ कॉम्पोजिशन सप्लाई, यानी कॉम्पोजिशन स्कीम में जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसके लिए GSTR4 होती है। बात क्लियर है? चलिए जी, इसका रूल नंबर देख लेते हैं एक बार। रूल नंबर क्या कह रहा है? कहता है कि ये जो है ना सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन नंबर 2 के अनुसार भरी जाती है, और ये अकेला सेक्शन नहीं पढ़ा जाएगा, ये रूल्स के साथ पढ़ा जाएगा। रूल नंबर क्या है? 62। रूल नंबर क्या है? 62। बात क्लियर है क्या नहीं है? कह रहा है सेक्शन नंबर 39 सबसेक्शन नंबर 2 रेड विद रूल नंबर 62 ऑफ CGST रूल्स। GST4 जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके लिए अवेलेबल है? कॉम्पोजिशन डीलर के लिए, कॉम्पोजिशन सप्लायर के लिए। बात क्लियर है? अब ये कॉम्पोजिशन सप्लायर होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा दोस्त। कहता है एक पर्सन एलिजिबल टू फाइल रिटर्न, पीरियडिसिटी और फॉर्म ऑफ रिटर्न। इस कॉन्टेक्स्ट में हमें सिर्फ 3 बातें पढ़नी है। क्या? कि कौन सा वो पर्सन है जो GSTR4 भर सकता है, पीरियड क्या होने वाला है, ड्यू डेट वगैरह, और फॉर्म क्या होने वाला है। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक? ओके। तो देखिए जी, सबसे पहले क्या लिखा हुआ है बेटा, इसके अंदर कहता है आर रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10। इंपॉर्टेंट ये है सेक्शन 10। ठीक है, सेक्शन 10 ऑफ CGST एक्ट 2017 कॉम्पोजिशन स्कीम के बारे में बात करता है। लेवी ऑफ कॉम्पोजिशन स्कीम सेक्शन 10 मैंने पूरा डीपली पढ़ाया था आप लोगों को कि सेक्शन 10 के अंदर क्या है? कॉम्पोजिशन स्कीम। कॉम्पोजिशन स्कीम क्या होती है तो उसका मैं पहले ही एक वीडियो डाल चुका हूं। ठीक है, वो आप अगर रिवाइज करना चाहे तो वहां से देख लीजिएगा। सेक्शन 10 के ऊपर पूरा मैंने डिटेल वीडियो बना चुका हूं, वो अगर आप देखना चाहें तो वो देख लीजिएगा, रिवाइज हो जाएगा। फिलहाल मैं मोटे मोटे तौर पे बता देता हूं। सेक्शन 10 के अंदर लिखा हुआ है कि जो जिसका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से कम है एनुअल, या कुछ स्टेट में 75 लाख से अगर कम है, तो वो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन ले सकता है। ये स्कीम है, वॉलंटरी बेसिस है, कोई ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता। दूसरी चीज, इनको फायदा ये मिलता है कि इनको रेट ऑफ GST जो है ना वो कम लगेगा। रेट ऑफ GST क्या लगता है इन पे? कम। दूसरी बात, क्वार्टरली रिटर्न भरते हैं, इन्हें मंथली मंथली रिटर्न भरने की जरूरत नहीं होती। हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि ये GST का इनवॉइस नहीं बना सकते, टैक्स इनवॉइस ये नहीं बना सकते, इनको बनाना होता है बिल ऑफ सप्लाई। दूसरी बात, ये किसी से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, और इनको ITC भी अवेलेबल नहीं होता। ठीक है, ये होते हैं सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड पर्सन कंपोजिशन स्कीम में, उन्हीं के लिए ये रिटर्न है GSTR4, उन्हीं के लिए है ये। ठीक है, तो अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम में आता है, वो रजिस्टर्ड कॉम्पोजिशन स्कीम में, तब वो GSTR4 की बात करेगा, अदरवाइज GSTR4 की बात नहीं होगी। आगे क्या कह रहा है? शेल। शेल का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी। बेटा शेल का मतलब क्या होता है? मैंडेटरी। मैंडेटरी मतलब क्या? कंपलसरी। ऐसा नहीं आपकी इच्छा नहीं पूछी गई कि अगर आप चाहते हो तो ये भर दो, नहीं, बोला गया मैंडेटरी आपको भरना पड़ेगा। क्या? GSTR4 किसको भरना पड़ेगा? कॉम्पोजिशन स्कीम वाले को, जो कॉम्पोजिशन में रजिस्टर्ड है, कॉम्पोजिशन सप्लायर को GSTR4 भरना पड़ेगा। इट इज मैंडेटरी फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर। ओ क्या कह रहा है? मंथली कह रहा है, क्वार्टरली कह रहा है, फाइनेंशियल कह रहा है? कह रहा है एक फाइनेंशियल ईयर की आपको रिटर्न भरनी पड़ेगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? GSTR4। तो अगर मैं ये कहूं, अगर मैं बेटा ये कहूं सीधे सीधे भाषा में कि जो हमारी GSTR4 है ये एनुअल रिटर्न है। क्या है बेटा जी? ये एनुअल रिटर्न है। एनुअल रिटर्न किसके लिए? एनुअल रिटर्न कॉम्पोजिशन सप्लायर के लिए, कॉम्पोजिशन सप्लायर के लिए। वो सप्लायर या वो GST टैक्स पेयर जो सेक्शन 10 में रजिस्टर्ड है, जिसने सेक्शन 10 के हिसाब से रजिस्ट्रेशन लिया है कंपोजिशन स्कीम में, तो उसको एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी फॉर ईच फाइनेंशियल ईयर
उसका नाम क्या बोला गया, GSTR4। तो GSTR4 किसके लिए है, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए है। दूसरी बात, फाइनेंशियल ईयर की, पूरी एक फाइनेंशियल ईयर की है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, एनुअल रिटर्न। क्या बोलते हैं बेटा, एनुअल रिटर्न। समझ में आ गया कि नहीं आया? GSTR4 क्लियर है बेटा, यहां तक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आई थिंक क्लियर है। चलिए जी आगे देखिए, कहता है क्या, कहता है फर्निश आ रिटर्न, फर्निश आ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। क्या कहता है, फर्निश आ रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली। मैनुअली भरेगा नहीं, कैसे भरेगा, इलेक्ट्रॉनिकली। मतलब जीएसटी पोर्टल पे ही हो जाएगा सारा काम, आपको जाने की कहीं जरूरत नहीं है। GSTR4 कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए है, एनुअल रिटर्न है, हर फाइनेंशियल ईयर के लिए भरी जाएगी, और भैया ये इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करनी है। ओके ठीक है जी, यहां तक समझ में आ गया। उसके बाद कह रहा है कि जो भी आपको रूल्स के अकॉर्डिंग बताया गया ना, उस हिसाब से भरोगे, फॉर्म वो लोगे, फॉर्मेट वगैरह, मैनर वगैरह सब वही रहेगा रूल्स के हिसाब से, एज में भी प्रिस्क्राइब्ड। ठीक है, क्लियर है। चलिए जी आगे की बात, कहता है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग टैक्स अंडर सेक्शन नंबर 10 that is composition supplier is required to file an annual return in form GSTR4। ये बात तो मैं पहले ही समझा चुका हूं। कह रहा हर एक वो रजिस्टर्ड पर्सन जो सेक्शन 10 के हिसाब से टैक्स पे करता है। सेक्शन 10 के हिसाब से कौन टैक्स पे करता है, कॉम्पोजिशन डीलर। तो कॉम्पोजिशन डीलर को क्या फाइल करनी पड़ेगी, एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। क्या फाइल करनी पड़ेगी, एनुअल। और वो एनुअल रिटर्न का नाम क्या है, GSTR4। GSTR4 बात क्लियर है या नहीं है? तो GSTR4 समझ में आ गया किसके लिए होती है। ओके, GSTR4 for a financial year or part of financial year should be filed electronically through the common portal। common portal का मतलब क्या है यहाँ, GST portal, either directly or through a facilitation center notified by the commissioner। कहता है या तो आप सीधा जीएसटी पोर्टल पे चले जाओ, कॉमन पोर्टल पे, वहां जाकर के फाइल करो डायरेक्टली, या फिर अगर जीएसटी कमिश्नर ने कोई नोटिफाई किया हुआ है फैसिलिटेशन सेंटर, जैसे सीएससी सेंटर वगैरह होते हैं, वैसे टिन सेंटर भी होते हैं, एनएसडीएल के सेंटर होते हैं, वैसे ही जीएसटी डिपार्टमेंट ने भी जीएसटी सुविधा केंद्र भी बना रखे हैं। ठीक है, तो वहां जाकर के भी आप ये रिटर्न फाइल कर सकते हैं, लेकिन वो नोटिफाई होना चाहिए तभी। आगे की बात देखो बेटा क्या कहता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। अब ये पहले तो ये समझो, ये सेल्फ असेस्ड टैक्स क्या होता है, सेल्फ असेस्ड टैक्स ये क्या होता है। सेल्फ असेस्ड टैक्स का मतलब है खुद से जो कंप्यूटेशन किया गया है, खुद से जो टैक्स का अमाउंट निकाला है, गवर्नमेंट ने या जीएसटी डिपार्टमेंट ने वेरिफिकेशन नहीं करी है अभी तक, उसने वैल्यूएशन नहीं करी है, वैल्यूएशन तुमने खुद ने करी है, टैक्स पेबल तुमने खुद ने कैलकुलेट किया है, कंप्यूट किया है, तो उसको बोलते हैं सेल्फ असेस्ड टैक्स। खुद से जो असेसमेंट की गई है, वो जो टैक्स का अमाउंट निकाला गया है, अगर उसकी पेमेंट करनी है, अगर क्या करनी ही पड़ेगी, तो उसकी क्या जाएगी बेटा, क्वार्टरली स्टेटमेंट। क्या जाएगी, ये अभी भी किसके लिए पढ़ रहे हैं हम, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए, कॉम्पोजिशन सप्लायर के लिए। तो कॉम्पोजिशन सप्लायर को एक तो एनुअल रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, कब, मतलब कब नहीं, सॉरी अभी ड्यू डेट नहीं पढ़ाई है मैंने। GSTR4 कौन सी फाइल करनी पड़ेगी, GSTR4, और साथ में उसको क्या फाइल करनी पड़ेगी, क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी कि वो कितना टैक्स पे कर रहा है, यानी जो टैक्स की पेमेंट है उसके लिए क्वार्टरली स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। द पर्सन रिक्वायर्ड टू फाइल GSTR4 आर आल्सो रिक्वायर्ड टू फर्निश अ स्टेटमेंट इन द फॉर्म GST CMP 08। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा। CMP 08, CMP 08 क्या होता है, क्वार्टरली स्टेटमेंट होती है, पेमेंट ऑफ टैक्स मेड बाय कॉम्पोजिशन सप्लायर। बात क्लियर है या नहीं है। CMP 08 एक क्या है, स्टेटमेंट है, कैसे जाएगी, क्वार्टरली जाएगी। CMP 08 क्या है बेटा जी, चलिए यहां जाओ फटाफट देखो, कहता है CMP 08 ये है क्या, कहता है जी ये है हमारी क्वार्टरली रिटर्न, क्वार्टरली स्टेटमेंट, सॉरी क्या लिखा हुआ है, क्वार्टरली स्टेटमेंट किसकी, पेमेंट ऑफ टैक्स की, पेमेंट ऑफ टैक्स की। और ये पेमेंट ऑफ टैक्स करेगा कौन, वही सेक्शन 10 वाला, यानी कॉम्पोजिशन वाला। नहीं आई बात समझ में, ये समझ में आया नहीं आया, क्लियर, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए बेटा, पक्का। चलिए जी उसके बाद, उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, CMP 08 समझ में आ गया।
सेल्फ असेस टैक्स है, कौन फाइल करेगा? कॉम्पोजिशन डीलर, कॉम्पोजिशन स्कीम। क्वार्टरली स्टेटमेंट है किसकी? पेमेंट ऑफ टैक्स की, जो भी आपने पेमेंट करी है टैक्स की उसकी स्टेटमेंट आपको देनी है जीएसटी डिपार्टमेंट को। ओके चलिए, क्या कह रहा है? डिटेल्स ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस टैक्स फॉर एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर की, ठीक है, बाई 18th डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग सच क्वार्टर। ये क्या चक्कर है? सुनो, लेट सपोज अप्रैल, मई, जून, ये हमारा एक क्वार्टर हुआ, इसको बोलते हैं हम Q1। क्या बोलते हैं बेटा? Q1। एक यहाँ पर कॉम्पोजिशन स्कीम में पर्सन था, इसने इसकी टैक्स की पेमेंट करी, यहाँ पर हमने पेमेंट किया है टैक्स की, पेमेंट ऑफ टैक्स, ये टैक्स की पेमेंट की है बेटा। तो इसकी जो आपको CMP 08 फाइल करना है, CMP 08, तो इसकी जो ड्यू डेट होने वाली है, ड्यू डेट वो रहेगी बेटा जी आपकी 18 तारीख, और क्वार्टर खत्म होने के बाद का मंथ, तो अप्रैल, मई, जून, क्वार्टर खत्म, उससे अगला महीना कौन सा होगा? जुलाई। तो जुलाई की 18 तारीख जो होगी वो इसकी ड्यू डेट होने वाली है CMP 08 की। नहीं आई बात समझ में? क्लियर हुआ या नहीं हुआ बेटा? ये पक्का? जो क्वार्टर होगा, क्वार्टर की आप क्वार्टरली रिटर्न फाइल करेंगे, सीधी सी बात है, ये जो CMP 08 है स्टेटमेंट फाइल करने की क्वार्टरली है फ्रीक्वेंसी, तो क्वार्टरली फाइल करेंगे, और क्वार्टर खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट मंथ होगा उसकी 18 तारीख से पहले पहले। क्लियर है? ओके, कह रहा अब यहां देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दी गई है, while a composition supplier is required to file the written GSTR4 annually, he is required to pay the tax quarterly। कह रहा है आपको एनुअल रिटर्न तो फाइल करनी है, कंपोजिशन स्कीम में हो ना आप, एनुअल रिटर्न फाइल करनी है, रिटर्न का नाम होने वाला है GSTR4, ड्यू डेट क्या होगी पता नहीं, अभी आगे पढ़ेंगे। तो उसको साथ साथ GSTR4 तो भरनी ही भरनी है पूरे साल की, और 3 फिर ऐसे ही जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, ये क्वार्टर बन गए Q1, Q2, Q3 और Q4, ये जो क्वार्टर बनेंगे इनकी आपको CMP 08 के माध्यम से एक क्वार्टरली स्टेटमेंट भी देनी है कि आपने पेमेंट कितनी करी है टैक्स की, और टैक्स होने वाला है क्या? सेल्फ असेस्ड। सेल्फ असेस्ड का मतलब समझ में आ गया होगा, जो खुद से कंप्यूट किया है। क्लियर है बेटा जी यहां तक? चलिए अब कहता है ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ GSTR4 एंड स्टेटमेंट फॉर पेमेंट ऑफ सेल्फ असेस्ड टैक्स। CMP 08 का तो मैंने आपको ड्यू डेट बता ही दिया, GSTR4 का और ड्यू डेट समझ लेते हैं। सुनो ध्यान से, कह रहा है कि GSTR4 जो है उसकी जो ड्यू डेट होने वाली है वो होने वाली है बेटा 30th अप्रैल ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर, 30th अप्रैल ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर। ये क्या चक्कर है सर? 30th अप्रैल क्या है मतलब ये है बेटा जी इसका सीधा सीधा सा कि लेट सपोज ये मेरा एक फाइनेंशियल ईयर है, ये मेरा स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 2023 से, और ये ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 को। ये मेरा एक पूरा क्या बन गया बेटा? मेरा एक फाइनेंशियल ईयर। तो जो अब अगर मुझे GSTR4 भरनी है, क्या भरनी है? GSTR4। तो GSTR4 मैं 23-24 की भरूंगा या 24-25 की भरूंगा? 23-24 की। तो 23-24 की जो GSTR4 भरने की ड्यू डेट है, इट विल बी नेक्स्ट 30th अप्रैल 2024। ये इसकी ड्यू डेट होने वाली है, ये इसकी ड्यू डेट होने वाली है। आई बात समझ में या नहीं आई? मतलब GSTR4 फाइल करने की जो ड्यू डेट होगी वो जो नेक्स्ट आपका फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा उसकी 30 अप्रैल, ठीक है, 30 अप्रैल ही होगा ऑब्वियस सी बात। यानी इसका मतलब 1 महीने का टाइम देती है गवर्नमेंट आपको इसको फाइल करने के लिए, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर की भरनी है। तो समझ में आ गया कि नहीं आया? क्लियर है बेटा? और CMP 08 का तो हम पहले ही समझ चुके हैं, CMP 08 की क्या होने वाली है? क्वार्टरली जाएगी, तो क्वार्टर के बाद का जो मंथ होगा जस्ट उसकी 18 तारीख, उसकी 18 तारीख, ठीक है। क्लियर है या नहीं है? जुलाई, अगस्त, सितंबर ये क्वार्टर है, तो फिर कब जाएगी? सितंबर खत्म, अगला महीना कौन सा स्टार्ट होगा क्वार्टर के बाद का? अक्टूबर, अक्टूबर की 18 तारीख। इसमें कोई डाउट? पक्का? चलिए जी, उसके बाद कहता ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनवर्ट सप्लाईज। इनवर्ट सप्लाईज का मतलब क्या होता है बेटा? इनवर्ट सप्लाईज का मतलब होता है परचेज। क्या मतलब होता है? परचेज, परचेज ऑफ गुड्स या परचेज ऑफ सर्विसेज, जो भी आप कहो,
ठीक है, इनवर्ट सप्लाईज का मतलब क्या होता है, परचेजेस। तो क्या कहता है, ऑटो पॉपुलेशन ऑफ इनवर्ट सप्लाई। जैसे आपको पता है ना जीएसटीआर 3B के अंदर या जीएसटीआर 2B में, सॉरी जीएसटीआर 2B के अंदर आपकी ऑटो पॉपुलेटेड इनवर्ट ऑटो पॉपुलेटेड आ जाती है ना सारी की सारी वो इनवर्ट सप्लाईज, वैसे ही इसके बाद में भी कुछ बोलता है, सुनो। कहता है द इनवर्ट सप्लाईज ऑफ कॉम्पोजिशन सप्लायर रिसीव्ड फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन फाइलिंग जीएसटीआर1 will be auto populated in form number GSTR 4A for viewing। GSTR 4 तो फाइल करी जाएगी एनुअली, GSTR 4A क्या है, ये बस ऑटो पॉपुलेटेड डेटा है आपका परचेजेस का। मतलब क्या, सुनो, यहां पर एक पर्सन है, ठीक है, यहां पर एक पर्सन है, इसका नाम रख लेते हैं हम सलमान। यहां पर एक पर्सन है, ये है हमारे SRK, ठीक है। अब क्या हुआ, ये जो हमारे भाई साहब हैं सलमान जी, सलमान भाई साहब तो हमारे जो है रेगुलर टैक्स पे, रेगुलर वो है स्कीम में, ये नॉर्मल टैक्स पेयर है, ठीक है, यानी कि ये रेगुलर स्कीम में है, रेगुलर स्कीम बोल रहा हूं, सॉरी रेगुलर। और ये जो भाई साहब है ये कॉम्पोजिशन में है, ठीक है, ये रेगुलर है, ये कॉम्पोजिशन में है। रेगुलर वाले ने कॉम्पोजिशन वाले को, सलमान ने शाहरुख खान को सप्लाई करी है, क्या करी है, सप्लाई। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये जो सलमान भाई साहब है रेगुलर वाले, ये क्या भरेंगे, GSTR1 भरेंगे या नहीं भरेंगे। GSTR1 के अंदर ये क्या डालेंगे कि मैंने किसको सप्लाई करी है, कॉम्पोजिशन वाले को, SRK को। तो SRK की GSTR4A के अंदर ये वाली डिटेल ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि हाँ SRK की GSTR4A के अंदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा कि हाँ सलमान खान से हमने परचेज किया है। बात समझ में आई या नहीं आई। जैसे 2B के अंदर डेटा रिप्रेजेंट होता है वैसे ही इसकी 4A में आएगा कॉम्पोजिशन वाली के इनवर्ट सप्लाईज की डिटेल्स। ओके, ये भरनी नहीं होती GSTR4A, ऑटो पॉपुलेटेड होती है। भरने क्या होता है, फाइल क्या करनी होती है, GSTR4। समझ में आ गया कि नहीं आया, क्लियर है या नहीं है बेटा, ये समझ में आ गया होगा आई थिंक। ये थोड़ा सा टेक्निकल है पर इसको समझ लीजिएगा ध्यान से। कहता है GSTR4 के अंदर क्या क्या दिखाया जाएगा, GSTR4 के अंदर क्या क्या दिखाया जाएगा, कंटेंट क्या होगा यार, वही वाली बात, नॉर्मल सी चीजें हैं, सारी चीजें आपको पता है ज्यादातर। वैसे तो देखो बेसिक डिटेल्स तो होंगी ऑब्वियस सी बात है, GST नंबर, लीगल नेम, ट्रेड नेम, TDS TCS, क्रेडिट रिसीव्ड वगैरह अगर कुछ है तो, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, ठीक है, रिफंड वगैरह इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में है तो नहीं। फिर इनवर्ट सप्लाईज और आउटवर्ड सप्लाईज की डिटेल्स होंगी, क्या होंगी, इनवर्ट सप्लाईज और आउटवर्ड सप्लाईज की। इनवर्ट सप्लाईज की तो कहां से आ जाएंगी ऑटोमेटिकली, GSTR4A से, ठीक है। और आउटवर्ड सप्लाईज की तो आपको पता ही है, जब आप टैक्स पे करोगे CMP 08 के माध्यम से तो वो सारी की सारी डिटेल तो ऑटोमेटिकली आएंगे कि भाई हाँ हमने सेल करी है, उस पर टैक्स हम इतना पे करने वाले हैं, ठीक है। तो CMP 08 की भी समरी होगी, इनवर्ट सप्लाईज की भी होगी, और टैक्स के रेट वगैरह भी हमें बताने पड़ेंगे इनवॉइस वाइज कंसोलिडेटेड डिटेल्स के माध्यम से, ठीक है। ये बहुत अच्छी चीज है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, नॉर्मल सी चीज है समझने के लिए तो, लेकिन कई बार इसमें गड़बड़ कर सकते हैं हम लोग। सुनिए कहता है टैक्स लायबिलिटी की अगर बात करी जाए कॉम्पोजिशन रजिस्टर्ड पर्सन की, तो क्या कहता है, सिंस कॉम्पोजिशन सप्लायर आर नॉट एलिजिबल टू टेक ITC, ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि जो सेक्शन 10 के हिसाब से बोला गया है कि भैया ITC इनको नहीं मिलेगा, जो कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्टर्ड होता है उसको ITC अवेलेबल नहीं होता। तो ये जब टैक्स की पेमेंट करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के माध्यम से नहीं, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर तो अवेलेबल ही नहीं है, ITC तो ले ही नहीं सकते, तो सिर्फ कैसे पे करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के माध्यम से, उसके अंदर पैसा जमा कराएंगे और वहां से पेमेंट करेंगे। समझ आ गया कि नहीं आया, सिंपल चीज थी। चलिए कहता है अगर CMP 08 नील भरनी है तो जा सकती है या नहीं जा सकती, CMP 08 नील हमने करी नहीं है कोई से, तो फिर लेकिन GST की डिटेल्स तो आपसे पूछी जाएंगी, नहीं करी ना, नील की रिटर्न भरो, जैसे GSTR1 सिखाया था मैंने वैसे CMP 08 भी आपको भरनी पड़ सकती है। कह रहा CMP 08 मैंडेटरी है या वॉलंटरी है,
मैंडेटरी है, भरनी पड़ेगी। ओके जी, कहता है जी ठीक है, तो कैसे भरोगे? नील की भरनी पड़ेगी। और आपको पता है ना, अगर नील की रिटर्न भरनी होती है जीएसटी के अंदर तो एसएमएस के माध्यम से, मोबाइल से भी भर सकते हैं। तो वही कह रहा है कि आप भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।